जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ के अगली बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने पहली बार दिसंबर 2019 में XRSAM IAF यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को अपनी वेबसाइट पर उसका विवरण अपलोड किया था, यानी कि उसका खुलासा किया था। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के द्वारा विकसित किया जाएगा। डीआरडीओ की वेबसाइट में कहा गया है कि XRSAM IAF को भारतीय वायुसेना के लिए मिसाइल और सामरिक प्रणालियों यानी कि मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम MSS के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है और कहा कि देश के मिसाइल रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डीआरडीओ ने कहा कि XRSAM वायु मिसाइल हथियार प्रणाली भी टर्मिनल चरण में स्टील्थ फाइटर्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को एंगेज करने में सक्षम होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि डीआरडीओ की XRSAM S-400 सिस्टम की 48N6 SAM के समान ही क्षमता है, जिसकी रेंज करीबन 250 किलोमीटर है। XRSAM का उपयोग MRSAM 70 किलोमीटर और S-400 जो कि 400 किलोमीटर का एयर डिफेंस सिस्टम के बीच की खाई को पाटने के लिए किया जाएगा। कुल प्रणाली दो अलग अलग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से युक्त होंगी। एक में 250 किलोमीटर की रेंज होगी, दूसरे में 400 किलोमीटर की रेंज होगी। XRSAM वास्तव में AD-1 एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर का एक स्पिन ऑफ है जो 120 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग के साथ है और इसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वाली क्षमताएं हैं। भारत अपने S-400 सिस्टम के लिए, जिसमें कि 40N6 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और 48N6 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है, इसके लिए दो अलग अलग प्रकार की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें खरीद रहा है। XRSAM के पास एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस गैन यानी कि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड UFH आधारित रडार है जो कि एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, अनमैन्ड ड्रोन्स और बैलिस्टिक टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने अभी तक इस बारे में कहा नहीं है कि XRSAM वायु रक्षा प्रणाली एक ही मिसाइल होगी या दो अलग अलग प्रकार की मिसाइलें होंगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि ये प्रणाली एक साथ क्रूज मिसाइलों, विमानों और बैलिस्टिक लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होंगी, जो कि ये बताता है कि ये दो अलग अलग प्रकार की मिसाइलें होंगी। XRSAM एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए तैनात एक ही नेटवर्क ग्रिड का भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि ये जो S-400 का जो गाइडेंस, ट्रैकिंग और नेटवर्क ऑफ रडार है उसके इस्तेमाल से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही अन्य वायु रक्षा मिसाइलें जिसमें QRSAM, LRSAM और MRSAM है। सबसे बड़ी बात यह है कि XRSAM में अपने खुद के सेंसर ले जाने में ये सक्षम होगी। आपको बता दें कि डीआरडीओ अगले साल से इसकी ट्रायल शुरू करने वाला है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ITBP को लेकर आ रही है। ITBP जो कि चीन के साथ LAC की सुरक्षा करती है, उन्हें अपने पहले अधिकारी को उस क्षेत्र में सीमा पर बटालियनों की तैनाती की देखरेख करने वाली हाल ही में निर्मित गुवाहाटी आधारित पूर्वी कमान की कमान सौंप दी गई है। अतिरिक्त IT महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद ITBP मुख्यालय में तैनात है और इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है और पूर्वी कमान के ADG के रूप में तैनात किया गया है। माउंटेन वॉरफेयर यानी कि पर्वत युद्ध में प्रशिक्षित बल ने जून में चंडीगढ़ में स्थित अपने पश्चिमी कमान के प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल रैंक के एक अधिकारी को तैनात किया था, जिसका नियंत्रण लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में LAC के साथ तैनात बटालियनों पर है। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले साल अक्टूबर में LAC में तैनात बल की लगभग 35 से 38 बटालियनों के बेहतर संचालन कार्य के लिए ADG रैंक की अध्यक्षता वाली दो कमांडो को पूर्ववर्ती मोर्चों के साथ लद्दाख में अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। इस बर्फीले मोर्चे पर ITBP की पोस्ट 9000 से 18,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इससे पहले विभिन्न सीमावर्ती स्थानों पर IG रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में बल की सीमा पर तैनाती की जाती थी। अधिकारियों ने कहा कि नए कमांड ITBP के जवानों के ऑपरेशन, इंटेलिजेंस, तैनाती और प्रशासनिक मूवमेंट को सुव्यवस्थित करेंगे और सेना के साथ बेहतर तालमेल लाएंगे, जो कि LAC की सुरक्षा करती है। अगली खबर चीन के जासूसी मामले को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि चीनी जासूसी नेटवर्क यानी कि चाइना एस्पाइनोज केस में पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जासूसी के मामले में पकड़ी गई युवती ने कई बड़े राज उजागर किए हैं। इस युवती से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि ये जासूसी नेटवर्क प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO की कुछ अहम जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा हुआ था और दूसरे बड़े कार्यालय भी उसके निशाने पर थे और उसके बाद ये अहम जानकारियां चीन में वहां की एक राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों तक पहुंचानी भी थी। जांच एजेंसियां लगातार जासूसी नेटवर्क के लोगों से पूछताछ कर रही हैं। अभी तक पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक भारत में रहकर चीन के लिए जासूसी कर रहे लोग PMO कार्यालय की ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि इस ऑफिस के स्टाफ में किस पद का कौन अफसर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है।
साथ ही दूसरे लोगों के बारे में ये जानकारी लेनी थी कि कौन अधिकारी और कर्मचारी किस पद पर है और उसका कितना प्रभाव है। ये जानकारी पद ग्रेड के हिसाब से हासिल की जानी थी। इसी तरह की ये सारी जानकारियां दूसरे ऑफिस से भी निकाली जानी थी। जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुकी एक महिला क्विंसी का परिचय चीनी महामोदी टेम्पल के प्रमुख मॉन्क ने कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से कराया था। क्विंसी को उस महिला से मिली जानकारी को चीनी भाषा में ट्रांसलेट कर चीन भेजना था। चीन में ये दस्तावेज वहां की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभावशाली लीडर की पत्नी मिसेस डिंग और मिस्टर चाओ को भेजे जाने थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने एक पत्रकार राजीव शर्मा समेत चीनी युवती और उसके नेपाली साथी शेर बहादुर को गिरफ्तार किया था। तीनों अभी तिहाड़ जेल में हैं। पकड़े गए लोगों के बयान के आधार पर खुफिया एजेंसियों ने पूरे मामले की गहन जाँच शुरू की और कोलकाता समेत अनेक जगहों से कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो यानी कि कितना बड़ा जासूसी नेटवर्क चीन चला रहा है और भारत में रहकर यहीं के लोगों से ये सारे काम करवा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन किस हद तक पीएमओ तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है और हर तरीके की जानकारी वो अपने देश में पहुंचाने की जुगत कर रहा है। अगली खबर असम राइफल्स को लेकर आ रही है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने घात लगाकर एक हमला किया जिसमें असम राइफल का एक जवान शहीद हो गया। असम राइफल के काफिले पर सुबह खोसा में 10 किलोमीटर दक्षिण में सानलिम गांव के पास ये हमला किया गया। शहीद हुए जवान के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि असम राइफल की इस बटालियन पर हमला नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के आतंकवादियों के द्वारा किया गया, जो कि नागा उग्रवादियों के संगठन में से एक है, जिन्होंने अभी सरकार के साथ हाल ही में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दशहरे पर सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा का दौरा करेंगे और वहां पर शस्त्र पूजन करेंगे। सेना के मुताबिक रक्षा मंत्री 23 से 24 अक्टूबर को सिक्किम सेक्टर में LAC का दौरा करेंगे। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अपनी LAC यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई रणनीतिक पुलों का उद्घाटन और शुभारंभ भी करेंगे जो वहां बनाए गए हैं। अगली खबर भारत और कजाकिस्तान को लेकर आ रही है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से भारत और कजाकिस्तान के बीच वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों के राजदूत और दोनों पक्षों के रक्षा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस वेबिनार का जो मूल विषय था वो था मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इंडिया कजाकिस्तान डिफेंस कॉर्पोरेशन। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारी और प्रतिनिधियों ने सह विकास और सह उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो CDS जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। भारत में UAE के राजदूत डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला रहमान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र पर चर्चा हुई, साथ ही संयुक्त रक्षा उत्पादन के लिए नई साझेदारी को लेकर भी बातचीत हुई। अगली खबर की बात करते हैं तो यूक्रेन को लेकर आ रही है। यूक्रेनी विमान और हेलीकॉप्टर इंजन निर्माण कंपनी मोटर सिच के CEO ने रूस पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि उन्होंने फेक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया है यूक्रेन के खिलाफ। उसकी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के इंजन ओवरहॉल जीतने की संभावना को नकार दिया है। हालांकि बताया गया था कि मोटर स्विच कंपनी के अधिकांश शेयर चीन के स्काईरोजन की स्वामित्व वाली थे। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय को लिखे गए पत्र में मोटर स्विच के CEO ने कहा है कि उनकी कंपनी ने चीन के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया है। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय को लिखा है कि भारतीय रक्षा अनुबंध में चीनी पद चिन्ह का होना एक चिंता का विषय है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये गलत जानकारी दी गई है रूस के द्वारा कि मोटर स्विच JSC का स्वामित्व और संचालन एक चीनी कंपनी के द्वारा किया जाता है और इसके पास VK250003 इंजनों के ROH यानी कि मरम्मत और ओवरहॉल करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मोटर स्विच इन सभी बातों को खारिज करती है और हम भारत के साथ फिर से इस टेंडर में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। और ये भी कहना है कि ऐसा ना हो कि केवल और केवल रूस को ये कॉन्ट्रैक्ट मिले ताकि वो अपने मनमानी कीमत भारत से वसूल सके। हालांकि एक चीज और यहाँ पर मोटर स्विच कंपनी ने बताई है कि 2016 में मोटर स्विच ने चीनी कंपनी स्काईजोन से ब्याज पर ऋण लिया था, जिसे उसे 2026 तक पूरा करना है। आगे लेटर में उन्होंने लिखा है कि चीन के द्वारा कोई प्रत्यक्ष वित्त पोषण यहाँ पर नहीं है। हालांकि दोस्तों अब ये मामला काफी गहरा गया है और यहाँ पर एक भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि एक तरफ जो यूक्रेन की कंपनी है मोटर स्विच वो कह रही है कि हमारा चीन के साथ किसी भी तरीके का उनका खास करके जो चीन का प्रभुत्व है उनकी कंपनी पर नहीं है। हालांकि उन्होंने ऋण जरूर लिया था और उस ऋण को वो चुका भी रहे हैं और इसका ये मतलब नहीं हो सकता जिस तरीके से रूस की मीडिया खबर फैला रही है कि पूरा का पूरा जो स्वामित्व है वो चीन के हाथों में। और हम एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स के इंजनों के मरम्मत और रखरखाव वाले काम में दोबारा से भाग लेना चाहते हैं। तो यानी कि दोस्तों ये एक हालांकि ये दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं और
खासकर कि रूस भी यहाँ पर मौका पाना चाहता है और यूक्रेन का भी कहना गलत नहीं है, पर भारत को ये सब चीज के बारे में जांच करनी जरूरी है कि वाकई में चीन की कितनी भागीदारी है इस कंपनी के साथ, तभी जाकर बात आगे बन सकती है। क्योंकि भारत जो अपने हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करना चाह रहा है, उनके ओवरहॉल और उनकी मरम्मत करना चाह रहा है, तो ऐसे में रूस अपनी मनमानी बोली भी लगा सकता है, जो कि एक अपने आप में एक टेंशन का विषय भी है और भारत को मजबूरन उसके पास जाना पड़ेगा। और अगर भारत दोनों के बीच में बिड रखता है और एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो कि सबसे कम बोली लगाएगा, भारत उसको ही ज्यादातर लेना प्रेफर करेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप में से जो लोग नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।